नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक प्रैक्टिस सेट लेकर के। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आज क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए आप आज का कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आज 16 क्वेश्चन का टारगेट रखा गया है कि आप लोग इसको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग इसको ज़रूर कर ले जाएंगे। आसान क्वेश्चंस हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक कोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन। यदि आप सोचते हैं कि ये कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं, हर एक चीज़ संभव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मूलर या B.A. स्मिथ? 10 सेकंड्स का पॉज लीजिए और उसके बाद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है विल्किंस। बी आंसर सही है। ठीक है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है ये? नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी या बंगलुरु? तो क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है कोलकाता। आंसर बी सही है। देखते हैं, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित है। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन या कथनों का चयन करें। स्टेटमेंट नंबर 1 है, गोमती, घाघरा, केन तथा सोन गंगा की सहायक नदियां हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है, बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और स्टेटमेंट नंबर 3 है, गंगा का निर्माण देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के मिलने से होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 तो सही है, 2 भी सही है। तो 3 और 2 एक साथ होने चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, या तो ये या तो ये। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 है, केन नदी के बारे में दिया गया। तो क्या केन गंगा की सहायक नदी है? सोन और केन के बारे में बताइएगा। इसका सही आंसर है सी। आइए देखते हैं, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा और सोन गंडक एवं कोशी गंगा की सहायक नदी। सोन तो है। बात आती है केन नदी की। बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है। केन यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील सही सुमेलित नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चिल्का उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर है, हुसैन सागर तेलंगाना में है, पेरियार जो है वो तमिलनाडु में ना होकर कहाँ पे है? केरला में है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। पेरियार झील भारत के केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जब राष्ट्रपति की ओर से सर्वोच्च न्यायालय को वैधानिक परामर्श देने के लिए कोई विषय भेजा जाता है तो कितने न्यायाधीशों की जूरी द्वारा उस मामले के प्रति निर्णय करना अनिवार्य है? 5, 10, 12, 15? तो पहली चीज़ तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये ध्यान रखिएगा कि इवन नंबर ना रहे जूरीज़ के मामले में। 1, 2 तक चलता है, उसके बाद में अक्सर आप देखेंगे तो ऑड नंबर्स को लिया जाता है। तो 15 और 5, अब तक 15 किसी भी बेंच में गठित नहीं हुई है। एकमात्र जो सबसे बड़ी बेंच रही है 13 बेंचों की, मतलब 13 सदस्यीय बेंच जो गठित की गई थी वो थी केशवानंद केस में। केशवानंद भारती मामले में 13 सदस्यीय बेंच थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, और इसी को कहा जाता है संवैधानिक पीठ। संविधान के किसी भी मामले में 5 सदस्यीय बेंच का गठन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले दिए गए निर्णयों पर किस अनुच्छेद के तहत पुनर्विचार कर सकता है? अनुच्छेद 129, 137, 132, 139। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 137। अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, महारानी सुगंधा किस राज्य की शासिका थी? गुजरात, कश्मीर, आसाम या उड़ीसा? महारानी सुगंधा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर है कश्मीर। देखते हैं, 10वीं शताब्दी में कश्मीर में उत्पल वंश, कौन सा वंश था? उत्पल वंश के प्रतापी राजा गोपाल वर्मन की मृत्यु के बाद उसकी माता सुगंधा, पति का नाम क्या था सुगंधा के? शंकर वर्मन, साम्राज्य की वास्तविक शासिका बनी। तो कहाँ की शासिका बनी? कश्मीर की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं। ए का 3, नहीं सॉरी, ए का 2 इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था, और जमात खाना मस्जिद ये किसने बनवाया है? इसको बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। मोती मस्जिद किसने बनवाया है? और पंचमहल। तो मोती मस्जिद बनवाया है, वैसे भी आसानी से हो जाए। तो अगर कुतुब मीनार पता है कि इल्तुतमिश ने बनवाया तो ए में 2 नंबर जो है वो बी में ही मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 3 और 4 मिला देते हैं, पंचमहल अकबर ने और मोती मस्जिद शाहजहां ने। ठीक है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, पंचमहल अकबर और मोती मस्जिद शाहजहां। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी सुमेलित ही करना है। तो अलमट्टी बांध कहाँ पे है? तो अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर ही है। शिव समुद्रम कहाँ पे है? तो ये तो कावेरी नदी पर है। तो ए और डी पहले से सुमेलित हैं। तो ए का 1 और डी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा है, तो ये हो जाएगा। तो तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड में हो जाएगा, और पोशमपाद गोदावरी। आइए देखते हैं, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, तिलैया बांध झारखंड में बराकर पर, पोशमपाद तेलंगाना में गोदावरी नदी पर, और शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन एक महाशक्ति शामिल नहीं हुई? गुर्जर प्रतिहार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चालुक्य, राष्ट्रकूट या पाल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी। 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए भारत की 3 प्रमुख शक्तियों के बीच लगभग 200 वर्षों तक चले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष में शामिल शक्तियाँ कौन कौन सी थी? गुजरात और राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। चालुक्य त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं थे, और अंततः कौन जीता? तो गुर्जर प्रतिहारों की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से कौन एक नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया? तो नादिर शाह का आक्रमण किसके काल में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में विजय के बाद तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया था। अंततः निज़ामुल मुल्क, कौन था ये? हैदराबाद का निज़ाम बाद में बना, मतलब उस समय बना था, की मध्यस्थता से सम्राट को छोड़ दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित करना है और उत्तर देना है उससे मिलाकर। ठीक है। दीवाने अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही कौन होता था? तो ये कृषि विभाग। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान जो थे वो दास विभाग। दीवाने इंसा, तो दीवाने इंसा कहलाते थे शाही पत्राचार। और दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग को देखते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए का 3, बी का 4,
सी का 2 और डी का 1। आइए देखते हैं। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग, कहते नहीं बंदे हैं, अब वो ईश्वर के ही बंदे हैं, दास है। दीवाने इंसाफ शाही पत्राचार विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना है? एकमात्र, ये बनी हैं BS रमा देवी। डी आंसर सही है। BS रमा देवी, जिनकी 2013 में मृत्यु हुई, 1934 में पैदा हुई थी, भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी। उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा है, 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। ठीक है, तो कितने दिनों तक? लगभग 15 दिन। ठीक है, नेक्स्ट। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी संधि जोड़ती है? डोवर जल संधि, बाब अल मंदेब, डेविस जल संधि या पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाब अल मंदेब। देखते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। ये जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। डेविस जल संधि लेब्राडोर सागर और ब्यूफोर्ट सागर यानी आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? बोडो, मीजो, डोगरी या मैथिली? तो बोडो, मैथिली, डोगरी तो जोड़ी गई थी, और एक भाषा जो नहीं जोड़ी गई थी वो कौन सी? मीजो। इसकी जगह पे एक और भाषा जोड़ी गई थी, आई थिंक संथाली थी वो। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बदमाश के नाम से याद रख सकते हैं इंग्लिश में। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा। ठीक है, कौन कौन सी? बदमाश। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा नामक एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। तो आई थिंक ये दोनों ही सही हैं। तो लेट्स देखते हैं आगे क्या है। 1828 में ब्रह्म सभा नामक एक नई धार्मिक संस्था बनाई, जिसको बाद में ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से एक शक्तिशाली और अनुशासित फौज तैयार की। स्टेटमेंट नंबर 2 है उसने अपनी फौज में केवल सिखों, डोगरों एवं पंजाबी मुसलमानों की ही भर्ती किया। उसने लाहौर में तोप बनाने के लिए आधुनिक कारखाने खोले। इससे पहले एक चीज़ और देखना है, 16 के बाद सीधा 18 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चंस नहीं है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से एक शक्तिशाली और अनुशासित फौज तैयार की। ये बिल्कुल सही है। उसने अपनी फौज में केवल शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो कोई केवल जब शब्द आ जाए तो एकमात्र, इस तरह से कुछ, सर्वाधिक, ये सब शब्द जो आते हैं वो थोड़ा सा रेडिकल अप्रोच रखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस गलत करने की संभावना थी, तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। उसे लाहौर में तोप बनाने के लिए आधुनिक कारखाने खोले, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही लगता है, तो 1 और 3 सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो 18वीं सदी के अंत में सुकरचकिया मिशल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त की। उसने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय ढर्रे पर एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की। उसकी फौज केवल सिखों तक ही सीमित नहीं थी, उसमें गोरखों, बिहारियों, उड़ियों, पठानों, डोगरों तथा पंजाबी मुसलमानों को भी फौज में भर्ती किया गया, तो काफ़ी विस्तृत थी। उसने लाहौर में तोप बनाने के आधुनिक कारखाने खोले तथा उनमें मुसलमान तोपचियों को काम पर लगाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
1 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शशि भूषण चौधरी, आर.सी. मजूमदार, पी.डी. सावरकर, बेंजामिन डिज़रायली। तो इसका सही आंसर है बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी.डी. सावरकर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक सही नहीं है? कपास की खेती का आरंभ सैंधव निवासियों द्वारा किया गया था। सैंधव परिवार मात्र सत्तात्मक था। सैंधव सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार था। सैंधव निवासी लोहे का प्रयोग बहुत कम करते थे। तो कपास बिल्कुल पाया गया है, यहाँ पे नाम ही उसका सिंडन से सिंधु पड़ा। सैंधव परिवार मात्र सत्तात्मक था, ये भी सही है। सैंधव सभ्यता की समृद्धि बिल्कुल विदेशी व्यापार पर डिपेंड थी मेनली, और फारस की मुद्राएं और बहुत सारी चीज़ें, जैन व्यवस्था में भी इसका उल्लेख मिलना तो व्यापार को प्रमुखता देती है। सैंधव निवासी लोहे का प्रयोग करते थे, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लोहा खोजा ही गया है 1000 BC के आसपास, जबकि सैंधव सभ्यता जो थी 1750 BC तक समाप्त हो चुकी थी। और कहाँ से लोहा खोजा गया? तो याद रखिएगा, अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, 1000 BC में। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के निवासी तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। वो सोने चांदी आदि से भी परिचित थे, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य? कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप व विहार का निर्माण करवाया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का पोषक था। पार्श, चरक, वशमित्र और अश्वघोष आदि कनिष्क के दरबार में निवास करते थे। पेशावर में स्तूप और विहार तो बनवाया इसने, ये सही है। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान पोषक था, ये भी सही है। पार्श, चरक, वशमित्र, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे, ये भी सही है। कनिष्क 78 ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था उसने। ठीक है, तो कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में शक संवत नामक एक नवीन संवत चलाया, जो आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसने बौद्ध धर्म को मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण दिया। उसने पेशावर यानी उस समय का पुरुषपुर, आज का पेशावर पाकिस्तान में है, जो एक स्तूप और विहार का निर्माण कराया, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे गए। उसके दरबार में पार्श, वशमित्र, चरक, अश्वघोष और नागार्जुन भी दार्शनिक विद्वान और चिकित्सक थे, ये सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के ढलवाए। कारण आर, दक्षिण भारत में चांदी अनुपलब्ध होने से शीशा एक विकल्प था। तो ये सच है कि शीशे के सिक्के चलाए, और ये भी सच है कि दक्षिण भारत में चांदी अनुपलब्ध था और इसका विकल्प क्या था? शीशा था। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण माना जाएगा। ठीक है, सातवाहन कालीन व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिन्हें क्या कहते थे? कारशापड़ कहा जाता था। इसके अतिरिक्त सातवाहन ने शीशे के भी सिक्के ढलवाए, क्योंकि दक्षिण में चांदी अनुपलब्ध होने से शीशा एक विकल्प था। ये सिक्के आर्थिक लेन देन में अधिक उपयुक्त थे। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही थे, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। आचान कमार छत्तीसगढ़, पोबीतारा मेघालय, पलामू झारखंड, नामेरी आसाम। तो आचान कमार छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। पलामू झारखंड में, ये भी सही है। नवेरी आसाम में, ये भी सही है। पोबीतारा जो है मेघालय में ना होकर के कहाँ है? ये भी आसाम में ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं। आचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। पोबीतारा अभयारण्य असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। नामेरी राष्ट्रीय पार्क असम राज्य के शोनितपुर जिले में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित पाखी वन्यजीव अभयारण्य से सीमा बनाता है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पोबीतारा। ठीक है, जो कि मेघालय में नहीं है, कहाँ है? आसाम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कार्टाजेना, ये तो सही है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण, ये तो सबने पढ़ा होगा। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, कार्टाजेना प्रोटोकॉल नहीं संबंधित है परसिस्टेंट ऑफ कार्बनिक। कार्टाजेना प्रोटोकॉल लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सही हैंडलिंग करते हुए बायोसेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसमें कुछ जेनेटिक कंपोनेंट्स की भी बात कही गई थी बाद में। नगोया जेनेटिक संसाधनों तक पहुंच तथा उनके उचित व बराबर लाभ का वितरण सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। कार्टाजेना प्रोटोकॉल लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सही हैंडलिंग करते हुए बायोसेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरणकारक पदार्थ के उत्पादन व उपयोग को कम करने से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों विशेषतः कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से प्रवर्तित किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाल ज्वार या रक्त ज्वार जिसे रेड टाइड का क्या अर्थ है? पूर्णिमा के दिन आने वाला ज्वार, बिल्कुल गलत। जलीय पारिस्थितिकी में फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि, इसको देखते हैं रोक के। समुद्री शैवालों का कम होना, मैंग्रोव वनों में ज्वार के पानी का रुकना, ये भी गलत है। इन दोनों में से एक सही है। यहाँ पे कम होना नहीं, अधिक होना चाहिए था, इसलिए क्या सही आंसर हो जाएगा? बी, जलीय पारिस्थितिकी में फाइटोप्लैंक्टन्स की वृद्धि। सवाल भी उसमें लिए जाते हैं रेप्टाइड्स में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जलीय पारिस्थितिकी नदी, झील, तालाब में कुछ फाइटोप्लैंक्टन प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होने से जल का रंग हरा, भूरा या नारंगी लाल हो जाता है। यही प्रक्रिया लाल ज्वार के रूप में जानी जाती है, जिसे रेड टाइड या लाल ज्वार कहते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन समुद्री जैव विविधता को दुष्प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।